नमस्कार दोस्तों कांग्रेस पार्टी हरियाणा का विधानसभा चुनाव हार गई। बावजूद इसके सभी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी ही है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन के भीतर के तमाम छत्रकों के निशाने पर भी कांग्रेस पार्टी ही है। और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके निशाने पर भी कांग्रेस पार्टी ही है। आखिर ये कौन सी कांग्रेस है? जो 1947 वाली कांग्रेस है, नेहरू के दौर की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी की दौर की कांग्रेस है, या फिर यह कहे कि मौजूदा समय में राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं, उस कांग्रेस ने बिल्कुल नई राजनीति को इस भारत देश के भीतर गढ़ दिया है। वो डर इस बात को लेकर के है कि अगर ये नई कांग्रेस खड़ी अगर हो गई तो फिर सियासी तौर पर तमाम पुराने राजनीतिक दलों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी कतार कमजोर पड़ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस बात को भी याद करने लगे कि दरअसल महात्मा गांधी चाहते थे कि ये कांग्रेस खत्म हो जाए आजादी के तुरंत बाद, और पुराने पीढ़ी के कांग्रेसी नेता मौजूदा समय की पीढ़ी को मंजूर ही नहीं। और पुराने समय की कांग्रेसियों के जहन में इस बात का सवाल है कि राहुल गांधी आखिर किस कांग्रेस को इस देश के भीतर खड़ा कर रहे हैं। उसी कांग्रेस को निशाने पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। सवाल एक साथ कई होते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर के सवाल होते हैं, मौजूदा भारत देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों के सवाल होते हैं, मौजूदा भारत देश के भीतर जीतने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं और यह कहते हुए ले रहे हैं कि दरअसल जो राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं मौजूदा भारत के भीतर, वो सही नहीं है, इस भारत देश को बांटने वाली ये राजनीति है और नफरत फैलाने वाली राजनीति है, तो थोड़ी देर के लिए आज आप ठहर सा जाइए। ठहर इसलिए भी जाइए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव मौजूदा समय में खुल करके सामने आया है। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का पहला सबक यही निकल करके आया कि मौजूदा भारत देश के भीतर कांग्रेसी छत्रक जो पुराने समय की राजनीति को साधते से साधते मौजूदा समय तक पहुंच गए, अब उनकी उम्र पूरी हो चली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य अब कितना बचा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ठीक उसी अंदाज में जैसे आप इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान के भीतर हारे, उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य कितना बचा है उस नई कांग्रेस के साथ चलने का, जिसको इस वक्त में राहुल गांधी गढ़ना चाह रहे हैं और गढ़ भी रहे हैं, तो वह भी एक बड़ा सवाल होता है। और इसी सवाल के उस फहरिस्त में देखिए कि मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ हो या फिर कहीं छत्तीसगढ़ के भीतर बघेल हो, राजनीति और सियासी तौर पर जो पुराने छत्र कांग्रेस के भीतर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की पहचान को लेकर के आगे चल रहे थे, सही मायने में मौजूदा कांग्रेस के भीतर अब उनकी उम्र पूरी हो चली है, क्योंकि अब ये कांग्रेस एक नई राजनीति को इस देश के भीतर एक नई राजनीति के धार पे चलने के लिए तैयार है। इस धार में, इस लाइन में, इस कॉर्पोरेट के साथ नहीं, बल्कि इस देश के भीतर हाशिए पड़े उस देश की उस अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा के भीतर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के इस भारत देश की पारंपरिक राजनीति को अपने आप में बचा नहीं पाए। और शायद यही वो बड़ी कारण है कि हरियाणा के विधानसभा जीतने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का भाषण देख लीजिए या फिर आज का भाषण देख लीजिए, दोनों भाषणों के मर्म में कांग्रेस पार्टी ही छुपी होती है। वो कांग्रेस जिसको राहुल गांधी मौजूदा भारत में गढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए, आज इन तमाम बातों का जिक्र करें उससे पहले कुछ बातों का तो आपको मन में ध्यान होना चाहिए कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐसी कौन सी बात कांग्रेस पार्टी को लेकर के जिक्र कर दिया जिससे ये संदेश निकल करके आ गया कि कांग्रेस पार्टी की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इस दौर में क्यों कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी इस दौर में डर रहे हैं, फिर अपने ब्रांडिंग को तेज करना चाहते हैं। हरियाणा चुनाव की जीत के बाद वो बताना चाहते हैं कि वो थके हारे नहीं हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में हार से निकल करके वो नए तेवर के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन जुबान पे कांग्रेस होता है, तो आखिर सुनिए क्या कहते हैं। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है
नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है, ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी का जिक्र है और उनको इस बात का फिक्र है, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव हारने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या अब हरियाणा के भीतर यात्रा करने के लिए तैयार हो चले हैं। एक ऐसी यात्रा जिसके जरिए वहां के लोगों को धन्यवाद दे पाए और वो कह पाए कि आपने वोट हमें दिया। ये अलग बात है कि हमने चुनाव जीत नहीं पाया, लेकिन हमने चुनाव जीता है और हमें हराया गया है। ये संदेश के साथ क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूदा समय में हरियाणा के भीतर उस पदयात्रा के साथ निकलेंगे जिसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत इस मौजूदा भारत देश को नापने में लगा दी। और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की परिस्थितियों में अगर एक पल के लिए अगर इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपके हथेली के भीतर इस भारत देश की वह पारंपरिक राजनीति पीछे छूट जाएगी जिसके भीतर कांग्रेस पार्टी चला करती थी। या फिर यह कहे कि बीते 3-4 दशकों के भीतर खासतौर पर पीवी नरसिम्हा राव के बाद से मौजूदा भारत तक में, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इस भारत देश के भीतर का वह सोशलिज्म जो नेहरू गांधी के दौर से शुरू हुआ था वह आर्थिक सुधार और बाजार और अर्थव्यवस्था के भीतर जाके गुम हो। इकोनॉमी के आश्रय भारत देश की राजनीति बदलती हुई दिखाई पड़ी और वो रिफॉर्म जो 1991 में 1991 में शुरू हुआ था उसके बाद के तमाम देश के प्रधानमंत्री चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर इस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, आप ध्यान दीजिए कि उस दौर में रिफॉर्म को ही ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 के आश्रय प्रधानमंत्री तक वो ट्रैक 3 के आश्रय आकर के खड़ा हो गया। लेकिन सवाल है कि 1991 करीब करीब 35 साल पहले की बात कर रहे हैं, करीब 3.5 दशक पहले की परिस्थितियों में जो भारत देश की राजनीतिक परिस्थितियां मौजूदा भारत देश की बाजारवाद के जरिए पनपना शुरू होती है, वह इस भारत देश की राजनीति को भी उस बाजार के भीतर ला करके खड़ा कर देती है जिसकी पराकाष्ठा मौजूदा समय में देश में अंबानी और अडानी, गौतम अडानी के जरिए आप देख पा रहे होंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उसी राजनीति के ऊपर चोट की और एक पल के लिए 1991 से ठीक पहले जो मंडल कमीशन का जिक्र था उससे निकली हुई राजनीति जो थी और 91 से पहले जिस सोशलिज्म का जिक्र कांग्रेस पार्टी किया करती थी भारत के अंदर, उन दोनों को एक ही धागे के अंदर पिरो दिया और सियासी तौर पर इस भारत देश की उस राजनीति को बदलने में निकल पड़े जिस राजनीति के भीतर इस भारत देश के अंदर पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय को जगह थी ही नहीं, उसके लिए जगह थी ही नहीं। ये सवाल धीरे धीरे वाकई बड़ा होने लगा क्या ओबीसी के भीतर जितनी जातियां हैं उसकी जनगणना करके उसके भीतर भी जो ऊंची जातियां हैं जिनकी ताकत आर्थिक तौर पर है और जो उसके भीतर भी हाशिए पर पड़े हुए तबके हैं उनको भी मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए जनगणना का सवाल आया। यानी ये कहे कि एक ऐसी राजनीति को ट्विस्ट करने लग गई जो शायद हिंदुत्व की उस राजनीति को चुनौती देती थी जिस राजनीति को मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी पाल पोस रही है, बड़ा कर रही है, उसको आगे बढ़ा करके उसको अलग ही दिशा में ले जाना चाहते, क्योंकि कल्पना के परे होते कि हरियाणा का विधानसभा जीतने के महज एक दिन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-2 भाषण और दोनों भाषणों के भीतर, जबकि प्रधानमंत्री दोनों भाषणों के भीतर जातियों का जिक्र करते हैं, जातियों के आश्रय हिंदुओं को बांटने का जिक्र, और इन्हीं परिस्थितियों में अगर संघ आरएसएस को भी टटोलिएगा तो सर संचालक मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का जो जिक्र कुछ ही दिन पहले किया था, इस बात का इशारा करता कि एक घबराहट भारत देश के भीतर राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो समा गई है। ये सवाल मौजूदा समय में तमाम छत्रकों के सवाल अभी नहीं आए, लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इसको हकीकत के तौर पे जानती है कि उसके सामने चुनौती तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करती नहीं है। वो तो जहां पर उसका संगठन नहीं है, जहां पर वह सबसे कमजोर है, वहीं पर वह वैचारिक तौर पर जब आगे निकलती है चुनाव के समय, तो फिर ऐसे में वो सबसे मजबूत हो जाती है। और जहां पर संगठन है, नेता है, चेहरा है, वहां पर वो हार जाती है। और ये मध्य प्रदेश के भीतर नजर आया, राजस्थान के भीतर नजर आया, छत्तीसगढ़ के भीतर नजर आया, अब हरियाणा के भीतर भी नजर आया।
और यहीं से तमाम सारा सवाल निकला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, अब हर राज्य के चुनाव भी उसी तर्ज पर लड़ने होंगे। चेहरा राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस वही गढ़ रहा है और शायद इसीलिए मौजूदा समय में हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर क्यों नहीं जनता के धन्यवाद देते हुए हरियाणा के अंदर एक ऐसा रैली निकाला जाए जो संदेश ऐसा चल जाए कि आप तो जिताने पर हमें निकले थे लेकिन हम हार कैसे गए, तो क्या ये हमें हरवाया गया है? इसके लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाना नहीं खटखटाना है, वो तमाम सारी टेक्निकल चीजें होती है, लेकिन हरियाणा की जनता का इस बात का एहसास कैसे होगा? दरअसल यही वो परिस्थिति है जिसमें इस बात को आप मान करके चलते हैं कि आप पॉजिटिव हैं और वहां की जनता आपके साथ खड़ी है और जनता के बीच से आप संवाद बना रहे हैं। इस बात की घबराहट भारतीय जनता पार्टी के भीतर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर बाखूबी है। इसीलिए चाहे सनातन का जिक्र हो चाहे जातियों का जिक्र हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों परिस्थितियों को सीधे सीधे तौर पर कहे तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कांग्रेस से चूकते ही नहीं है, क्योंकि डर इस बात का है कि बदली हुई कांग्रेस को नरेंद्र मोदी कैसे साध पाएंगे, क्योंकि जो सियासी परंपरा की ट्रेनिंग आरएसएस संघ के जरिए दी गई, उसी आरएसएस को सियासी तौर पर मौजूदा समय में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तीखेपन से निशाने पर लिया, वो संदेश दरअसल बहुत साफ था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किसी भी हाल में उस कांग्रेसी पारंपरिक हाल में उस खांचे में फिट नहीं बैठती थी जो एक समय वो फिट बैठा करती थी। इसीलिए दो बड़े फैसले लेने की परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी अब खड़ी हो चली है। लोकसभा चुनाव 2024 के तर्ज पर विधानसभा के चुनाव भी लड़े जाए और हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबक मिल चुका है। महाराष्ट्र के भीतर यह गलती न करे और सामान्य तौर पर जहां जहां कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा नहीं है, वहां पर दिल्ली के जरिए ये कहे कि राहुल गांधी के जरिए या फिर कहे कांग्रेस की भाषा में कहे तो हाईकमान के जरिए जो सियासत साधी जाती है, जो राजनीति साधी जाती है, अगर वो राहुल गांधी की सोच के मुताबिक चल रही है तो बड़ी मुश्किल हालत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहने से आज चूकते नहीं है। क्या कहते हो, देखिए एक पल के लिए। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुआ पर केवल और केवल कांग्रेस होता है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित तमाम चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही है, हम इलेक्शन कमीशन को इस बात से अवगत कराएंगे। ये बात कांग्रेस ने उस दिन भी कही थी, लेकिन इसके आगे की बात उन्होंने क्या कहा कि हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। आखिर ये संदेश बहुत साफ है कि दरअसल मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर जो विश्लेषण होगा वो भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए निकली हुई परिस्थितियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस मौजूदा भारत देश के भीतर में उस जाति समीकरण को भेद करके उनको मेन स्ट्रीम के भीतर लाने का प्रयास करना पड़ेगा। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की राजनीति इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि इस देश का भविष्य अडानी और अंबानी का नहीं है, क्योंकि अब ध्यान दीजिए कि 3 जून को एक खबर आ गई थी कि अडानी और अंबानी इस देश को छोड़ करके बाहर जा चुके होंगे। डर था कि पता नहीं 4 जून को कैसे चुनाव का रिजल्ट आएगा। इस बात को हालांकि दबाया गया, छिपाया गया, लेकिन सवाल है कि एक संदेश बहुत साफ था इस भारत देश के भीतर और इसी संदेश के भीतर इंडिया गठबंधन के भीतर वो तमाम सच छुपा हुआ है जो बताता है कि मौजूदा समय में तमाम छत्रकों की राजनीति भी उस कॉर्पोरेट इकोनॉमी के आश्रय चल रही है जहां से राहुल गांधी ने पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि यह कल्पना की जा सकती है कि जिस समय में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के निशाने के ऊपर अडानी थे, अंबानी थे, उन्हीं अडानी के घर पर शरद पवार की मुलाकात होती है तो दोनों एक साथ बैठते हैं मुंबई में
और कहा जाता है कि इनकी अलग राजनीति है। तो क्या ऐसे में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को साधते हुए कांग्रेस पार्टी की राजनीति इंडिया गठबंधन के भीतर शरद पवार के उस उस पॉलिटिक्स को क्या समझती नहीं? जरूर समझती होगी, लेकिन तत्काल में किसको हराना है, कौन निशाने पर है और उस निशाने का मतलब क्या है, फैसला कौन ले रहा है? फैसला शरद पवार नहीं ले रहे, फैसला नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है। और इस प्रक्रिया के भीतर अगर आगे आप समझिएगा तो किस अंदाज में भारत देश की राजनीति मौजूदा समय में कहां आकर के अटक चुकी है। क्योंकि जिस समय आरएसएस संघ राजनीति तौर पे, सियासी तौर पर डिफेंस का सेक्टर हो या इंश्योरेंस का सेक्टर हो या स्ट्रेटेजिकल सेक्टर हो या फिर पश्चिमी देश के भीतर पूंजी को भारत देश आने से रोक रही थी, वो दौर को याद कीजिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर होता था। उस समय में वो एफडीआई नहीं चाहते, वो विरोध कर रहे थे। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई तो भी वो विरोध किया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और बहुमत के साथ बने, 272 से ज्यादा सीट उनको मिल गई, उसके बाद आरएसएस डाइल्यूट करती चली गई। और इन परिस्थितियों के भीतर मौजूदा भारत देश के अंदर 91 के भीतर इस देश के कई कंपनियां मल्टीनेशनल हो गई थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई थी। और नरेंद्र मोदी के दौर आते आते वो कंपनियों के मालिक दुनिया के भीतर नेटवर्क में सबसे रईसों में शुमार होने लगे। भारत देश की अर्थव्यवस्था कॉर्पोरेट के आश्रय जरूर बढ़ती चली गई, लेकिन भारत देश के भीतर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी। दरअसल इन परिस्थितियों को अगर इस मौजूदा वक्त में समझिएगा कि भारत को कैसे बाजार में तब्दील किया गया, यानी ये कहें कि भारत देश की मार्केट इकोनॉमी, भारत देश के कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, जिसकी खरीद की ताकत है, वह भी यूरोप के कई देशों के भीतर भारी पड़ती। भारत देश की जनसंख्या के लिहाज से इस कंज्यूमर की तादाद कम होगी, लेकिन सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के छोटे विकसित देशों के हिस्से में अगर आप झांक कर देखिएगा तो ये ग्राहक की संख्या अच्छी खासी होती है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस राजनीति को साधते हैं वो स्किल कर बांट रहे हैं, यानी भारत के स्किल को, यानी रोजगार को, यानी ये कहे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, यानी ये कहे कि इस भारत देश की अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे लेकर के जाएगा, सीधे सीधे उस कॉर्पोरेट और उस सोशलिज्म वाली इकोनॉमी के, उस अर्थव्यवस्था से जाकर टकराने की परिस्थितियां हैं, जिसको लेकर के मौजूदा समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घबराहट भी होती है। और ये तमाम छत्रकों के सामने भी तमाम सारे सवाल होते हैं कि आखिर छत्रकों की जो जरूरत थी उस रास्ते को ही बंद कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के तुरंत बाद, चाहे वो नोटबंदी के जरिए हो, जीएसटी से हो, सीबीआई और ईडी के जरिए हो, जो काम आईटी के नोटिस के जरिए, तो तमाम सारे काम, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सामने मुश्किल हालात थी कि सत्ता में आएंगे नहीं तो फिर संगठन बचेगा कैसे। तो सत्ता का मतलब पूंजी होता है, पैसा होता है। अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पूरी राजनीति उस दिशा को बदलने में आगे बढ़ चुकी थी, इसीलिए राहुल गांधी को वोट पड़ रहे हैं। इसीलिए वो इस दौर में वो चाह रहे कि हरियाणा के भीतर जाकर के एक यात्रा ही कर दी जाए और बताया जाए कि हम हारे नहीं और आपने हमें हराया नहीं है, किसी और ने मुझे हरा दिया है और हम आपके साथ हैं। चूंकि विधानसभा के भीतर भी अब देवीलाल चौटाला वो पूरा दौर खत्म हो चला है। हरियाणा के भीतर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है सत्ता में, तो सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कमोबेश यही परिस्थिति संसद के भीतर भी होता है। इसीलिए निशाने पर वहां के छत्रकों के भी और इंडिया गठबंधन के भीतर भी तमाम सारे सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, अडानी घर में विवाह को लेकर के राजनीतिक तौर पर तंज कसना और समाज के भीतर अपने भाषणों के जरिए निशाने पर लेना विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बाखूबी किया है। यहां तक कि उन्होंने जब मुंबई उनकी न्याय यात्रा पहुंची और धरावी के पास से जब वो यात्रा निकल रही थी, तब भी उन्होंने अंबानी और अडानी को दोनों को निशाने पर लिया। उसी समय में विवाद जो हो रहा था उसमें इंडिया गठबंधन को तमाम नेता पहुंचे हुए दिखाई दिए उस चकाचौंध में। उसमें कई कांग्रेसी बड़े बड़े नेताओं की भी मौजूदगी थी। लेकिन क्या ऐसे में राहुल गांधी की नई बढ़ती हुई कांग्रेस के भीतर उन तमाम लोगों की भी कोई जगह नहीं होती है? ये मौजूदा समय में सवाल तो होता है। और गठबंधन के भीतर साथ खड़े जो तमाम छत्रक आज इस बात को कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं हुआ, उनकी सियासी परिस्थितियों को भी मौजूदा वक्त में समझना पड़ेगा। चाहे वह शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो महाराष्ट्र के भीतर, या फिर ये कहे कि दिल्ली के भीतर वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो। जरा इस पूरी सियासत को जरा समझने से पहले क्या ये कुछ कहते हैं, इस बात को थोड़ा देर के लिए आप सुन लीजिए, देखिए क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी है, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में एक दो सीटें आ जाती तो जरूर उचित रहे। ये निर्णय है जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी
बीजेपी ने जीत ली है, मान्य करना पड़ेगा। उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है। अब ऐसे में शिवसेना के नेता संजय राउत जो कुछ भी कहे, लेकिन एक सवाल तो मौजूदा समय में शिवसेना से पूछा जा सकता है, किया जा सकता है कि आपके नाक के नीचे से एकनाथ शिंदे निकल गए, जिनकी राजनीतिक ताकत और पहचान उद्धव ठाकरे के रहते हुए कहीं भी नहीं, और उन्हें भी आज साध नहीं पाए और वो मुख्यमंत्री पद से आपको इस्तीफा दे देना पड़ा महाराष्ट्र के भीतर, और इस्तीफा दे दिया गया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का इंगित किया कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो परिस्थिति कुछ और हो सकती थी, लेकिन उस बात को छोड़ दीजिए, वो तब की बात थी। लेकिन सवाल तो मौजूदा समय में ये है कि अगर इस भारत देश की राजनीति को मौजूदा समय में आप अगर साधना चाहते हैं तो आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को साधना तो चाहिए। और सामने में आज बाकायदा लिखा भी गया कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र के भीतर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो पहले इस बात को बता दे, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई बाजी को जीत लिया, भाजपा जीती, क्योंकि उसके पास एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट था। यही तो वो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है जिसके भीतर ईडी को आपके दरवाजे पर भेज रहा था, सीबीआई को भेज रहा था, आईटी नोटिस दे रहा था। ये मैनेजमेंट एक ही झटके के भीतर क्यों भूल गई शिवसेना? दरअसल एक बहुत छोटा सा ही सवाल होता है कि इस भारत देश के भीतर बदलती हुई उस राजनीति अगर तमाम छत्रकों को अगर बदलने का मौका इस समय में दे रही है, अगर वो नहीं बदलेगी तो कौन सी परिस्थिति के भीतर कल कौन जाकर खड़ा होगा? अगर इंडिया गठबंधन के भीतर अगर आप झांक करके देखें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इंडिया में रह करके भी इंडिया गठबंधन के किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाए, यानी ये कहे कि टिकटों का वितरण नहीं किया। ममता बनर्जी को किसने निशाने पर लिया या नहीं क्यों लिया? इस समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी वह भी इस बात को जिक्र कर रही है, समाजवादी पार्टी वह भी इस बात का जिक्र कर रही है। अपनी अपनी सियासत को साधते हुए वर्तमान समय में इस देश के भीतर जिस राजनीतिक परिवर्तन के दिशा में जो वैचारिक संघर्ष किया जा रहा था, उसको एक ही झटके में एक सूटकेस के भीतर बंद करके उसमें ताला मार करके एक नई परिस्थितियां हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव के जरिए अब जन्म ले चुकी है। फिर ये कहे कि एक घबराहट तो इस बात को लेकर के मौजूदा समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम छत्रकों के बीच है। अगर सच में इस देश के भीतर हाशिए पे पड़ा हुआ तबका अगर मुख्य धारा में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ गया और कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को सियासी और रणनीतिक तौर पर इस लिहाज से इस दौर में बदल डाले, और जिस कांग्रेस को लगातार गढ़ रहे हैं अगर वो कांग्रेस आगे बनती चली गई, आगे बढ़ती चली गई, तो ये सवाल तो महाराष्ट्र के भीतर होगा, दिल्ली के भीतर होगा, बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के भीतर होगा 2027 में। कमोबेश यही तमाम सारे सवाल तो होंगे। तो क्या सब ये सब बातें केवल टिकटों के बंटवारे को लेकर के होता है? क्योंकि आज 6 सीटों का ऐलान बिना बातचीत के समाजवादी पार्टी ने कर दिया। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने उसके लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया। फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, इस बात को देख लेना चाहिए एक बार। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सपा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस पार्टी ने सपा को एक सीट नहीं दी और भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। दरअसल हर उस पॉलिटिकल पार्टी की अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश, और कांग्रेस पार्टी की राजनीति मौजूदा समय में अपनी राजनीतिक जमीन को गंवाते हुए इस देश के भीतर नई राजनीतिक गढ़ने की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूदा भारत देश के भीतर बढ़ रहे हैं तो क्या इसको रोकने का प्रयास इसीलिए सबसे बड़ा हो चला और सबसे तेज हो चला है? उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी अपने बूते सत्ता के भीतर आ सकती है। दरअसल हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव के भीतर जो जाट जो है बहुत दबंग जाति के तौर पे माना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव भी दबंग के तौर पे जाने जाते हैं, और इनके साथ कभी दलित वोट बैंक जुड़ा है। दलित वोट बैंक तब जुड़ा जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद की परिस्थितियों ने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया और एक संदेश कुछ और दे दिया कि मौजूदा भारत देश के भीतर परिवर्तन कैसे किस रूप में होना चाहिए। आखिर मुंबई महाराष्ट्र की गलियों में कहा जाता क्यों उद्धव ठाकरे को इस बात को पता नहीं चला कि उनके नाक के
नीचे से एक ऑटो ड्राइवर पूरी पार्टी को लेकर के निकल गया। दिल्ली की सड़कों में सियासी तौर पर इस बात को कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति को साधते हैं उससे ज्यादा तो सेंट्रल कोई हो नहीं सकता। वो इतने ज्यादा सेंट्रल हो चुके हैं मौजूदा समय में कि वह सरकारी दफ्तरों के भीतर महात्मा गांधी को हटा देते हैं, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह को लगा देते हैं, मंदिर पहुंच जाते हैं, हनुमान के भक्त होते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। इस परिस्थिति या सियासत को साधने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने बूते राजनीति साधती है और इंडिया गठबंधन के साथ एक वैचारिक संबंध बनाने का जिक्र करती है। हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को नहीं संभाल पाते हैं झारखंड के भीतर, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम बनाने वालों में शामिल थे। मुख्यमंत्री बनाते हैं लेकिन उसके तुरंत आने के बाद उनके भीतर की तरफ जो चंपई सोरेन के बाहर का रास्ता दिखा देता है। एक लंबी लिस्ट है। इस समय में हर राजनीतिक दल को अगर मौजूदा समय में आप रखना शुरू कीजिएगा तो एक सवाल तो होगा कि आने वाले समय में आखिर बचेगा क्या। यही तमाम सारे सवाल हैं मौजूदा भारत देश के भीतर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मौजूदगी जिस विचारधारा को लेकर के लगातार आगे चल रही है, उसको सामने खड़े होने की परिस्थिति में छत्रक इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो अपनी राजनीतिक जमीन को मौजूदा समय में बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैचारिक तौर पर संघर्ष कर पाने की स्थिति में नहीं होते। आखिर वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उस पूंजी पे आश्रित जाकर हो गई है जो कॉर्पोरेट के आश्रय इस भारत देश के भीतर चलती है और कॉर्पोरेट की पूंजी इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देगी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पिछड़ा हो, तमाम सारे लोग मुख्य धारा में शामिल हो जाए और उसको उसकी जितनी हिस्सेदारी है जितनी उसकी जिम्मेदारी उसको दी जाए, यानी भागीदारी उतनी उसकी हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं। और भारत देश की राजनीति के भीतर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का पूरा का पूरा बदलाव जो राहुल गांधी के दौर में है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इसके अलावे कोई दूसरा बड़ा विकल्प राहुल गांधी के सामने तो है। मनमोहन सिंह के दौर में कांग्रेस का जो ये खेल था, आखिर इस बात को भूला नहीं जा सकता। उस दौर में भी कॉर्पोरेट के नेक्सस होते थे लेकिन इस दौर की राजनीति के भीतर कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो क्या इन तमाम सारे सवालों के साथ 2-3 सवाल मौजूदा वक्त में काफी बड़े हो गए हैं। उसमें एक सवाल तो यह है कि आने वाले समय में 10, 20, 30 साल 40 साल की 3-4 दशकों के बाद आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मौजूदगी रहेगी। इस 3-4 दशकों के भीतर देखिएगा तो जिस कांग्रेस को राहुल गांधी लगातार गढ़ रहे हैं वो सियासत एक वैकल्पिक मोड में इस देश को सामने लाकर खड़ा कर देगी और जल्दी खड़ा कर देगी, क्योंकि इस भारत देश की आर्थिक परिस्थितियों ने मौजूदा भारत देश के तमाम लोगों की अपनी जमीन को हिला दिया, आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के साथ। और वही तीसरा बड़ा सवाल ये होता है कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के भीतर केवल चुनाव की जीत हार भर मत आप रखिए, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लगातार लेने की जरूरत क्यों पड़ी और पुरानी कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार याद क्यों आ रही है। और इस हार के बाद छत्रकों के सामने केवल इतनी भर चुनौती क्यों आई कि अगर इस समय में कांग्रेस पार्टी को दबाया जाए तो ज्यादा सीटें मिल सकती है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के भीतर। और राजनीति का ये पैमाना आने वाले समय में राहुल गांधी को उस राजनीति के चौराहे पर लाकर खड़ा कर चुका है या फिर कर रहा है, क्योंकि एक नई यात्रा एक नई चुनाव के तौर तरीके मौजूदा समय में दोनों आपको महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और उससे पहले आपको तमाम सारी चीजें नजरे आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर से पुनः जय हिंद जय भारत।